हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लिबरल थ्योरी। पहले हमने रियलिस्ट थ्योरी की रियलिज्म से दुनिया को देखना को सीखा कि हाउ रियलिज्म इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड, डिस्क्राइब्स everything that is happening around the world in international politics and tries to make sense of it। और उसकी क्या जो है वो एक बेसलाइन थिंकिंग है, वो किस तरह दुनिया को देखता है। अब हम एक बिल्कुल ऑपोजिट पर्सपेक्टिव जो है वो करेंगे। जब आप दोनों एंड्स कर चुके होंगे एक दुनिया को देखने के, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी देखना, जो कि कम डोमिनेंट है। जितनी बाकी थ्योरीज है ना हायरार्की, वो पढ़ने की हद तक ठीक है, लेकिन वो उनका स्कोप लिमिटेड है, उनकी एप्लीकेशन भी लिमिटेड है, वो थ्योरेटिकल है, उनकी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकलिटी दो डोमिनेंट जो है वो थीरीज की हैं, एक लिबरलिज्म और एक रियलिज्म। और ये समझ सकते हैं कि आप एक ही चीज की बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स हैं स्पेक्ट्रम के। अच्छा, लिबरलिज्म इंटरनेशनल लेवल पे समझने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी लिबरल फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि लिबरल फिलॉसफी एट द इंटरनेशनल लेवल अलग से नहीं बनाई गई। अलग से इन द सेंस कि जैसे रियलिज्म है वो तो इवॉल्व भी इस तरह से होता है, वो भी पॉलिटिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देख के रियलिस्ट थिंकिंग आई है लेकिन स्टिल उसकी एप्लीकेशन एट इंटरनेशनल लेवल बड़ी सही हो जाती है। लिबरल थ्योरी पहले डोमेस्टिकली एग्जिस्ट करती थी, एज अ फिलोसफी एग्जिस्ट करती थी, इंटरनेशनल उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी। बाद में जाके उसकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन करने की कोशिश की गई, और आप देखेंगे इसलिए कि वो पूरी तरह उस तरह से ट्रांसलेट भी नहीं होता इतना परफेक्टली फिलोसॉफिकली। लिबरल फिलोसफी क्या चीज है? ये जो पॉलिटिकल साइंस जिनका होगा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी एज अ हिस्ट्री और एज आपको स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आपको पता होना चाहिए कि लिबरल फिलोसफी क्या चीज है। और अक्सर हम बोलते रहते हैं ये टर्म विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट लिबरलिज्म इज, वी यूज इट टू डिस्क्राइब वेस्टर्निज्म आजकल के दौर में, कि यार ये तो बड़ा लिबरल है एज अपोज टू ट्रेडिशनल। मे बी इट मेक्स सेंस टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सी एक डेफिनेशन है लिबरल फिलोसफी की। लिबरल फिलोसफी जो है इट केम इन 17th सेंचुरी, और ऑल द वे 19th सेंचुरी तक ये डेवलप होती रही है। यस, उससे पहले मिडीवल एजेस थी, और लिबरल फिलोसफी आप समझ सकते हैं जो कि एरा ऑफ एनलाइटनमेंट भी जिसे कहते हैं उसमें आई, और इट केम एज अपोज टू द आइडियाज ऑफ मिडिल एजेस, जैसे कि डिवाइन डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, एनलाइटनमेंट एरा। ये देखें, एनलाइटनमेंट नहीं, एनलाइटनमेंट क्या होता है कि एनलाइटन आप हो गए, आपकी सोच जो है वो एकदम से बढ़ गई है। सही है ना, कहते हैं ना एनलाइटन मी। तो एनलाइटनमेंट ऐसा कहते हैं कि जी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया इस टाइम पे, तब ये फिलोसफी डेवलप हुई है। इट केम एज एन एंटीथेसिस टू द आइडियाज ऑफ मिडिल एजेस, कि उस टाइम पे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स था कि बादशाह जो है वो हुकूमत करते थे, एब्सोल्यूट मोनार्कीज होती थी। फिर चर्च का बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल था, और डिसेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाती थी, और ओपोजिंग सेक्ट्स को बहुत ब्रूटली जो है वो किया जाता था, परसिक्यूट, जैसे कि स्पेनिश इंक्विजिशन में देखा। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आई, ठीक है। यस, रेनेसांस जो है वो आप एक प्रीकर्सर समझ सकते हैं एनलाइटनमेंट फिलोसफी का, लेकिन उसकी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज वो हमारा उतना टॉपिक नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप बस अपने जहन में ये रखें कि यूरोप में जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना शुरू हुई, साइंटिफिक इन्वेंशन होना शुरू हुई, रेनेसांस आया, उसके बाद जो है ये एनलाइटनमेंट का भी एरा आया। तो यस, इट इज अ डेवलपमेंट आफ्टर रेनेसांस। और ये एक बड़ा मेजर चेंज आता जा रहा है दुनिया में इस वक्त, स्पेशली यूरोप में। 17th सेंचुरी में न्यूटन जो है, न्यूटन बिल्कुल जो है वो फिजिक्स को ऑल्टर करके रख देंगे, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है जब 17th सेंचुरी में आई है वो कोई छोटी चीज नहीं थी, इसीलिए उनका इतना नाम है। अब हम उनके लॉज को बड़ा बड़ा ग्रांटेड लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उस टाइम पे ये चीजें बहुत रेवोल्यूशनरी थी। उसकी वजह ये है कि उस टाइम तक जो फिजिक्स फॉलो की जाती थी वो बड़ी ही अजीब सी थी, एरिस्टोटल की दी गई साइंस थी।
और वो साइंस बड़ी डिफरेंट किस्म की है। वो कभी आपको, जिसको इंटरेस्ट है आप वो पढ़ भी सकते हैं, उसकी कोई यूटिलिटी अब नहीं है, लेकिन आप सोचें कि लोग एक्चुअली उसमें बिलीव भी करते थे। एरिस्टोटल की दी गई फिजिक्स थी, और वो जो है चर्च ने अडॉप्ट की हुई थी एरिस्टोटल के आइडियाज, उसके थ्रू अपनी पावर पे जस्टिफाई करते थे। और साइंस भी वो उसी किस्म की होती थी, उसमें 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और उसमें और वो बड़ी एक और किस्म की थी। तो न्यूटोनियन फिजिक्स आने के बाद ये चीज समझ आई कि लॉज ऑफ नेचर एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन विशेष। वो बिल्कुल लॉज हैं, उनका आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब आना शुरू हुआ तो पता चलना शुरू हुआ कि हर चीज इंडिपेंडेंटली एक सर्टेन मेथड से चल रही है और उसको स्टडी किया जा सकता है। दैट इज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उसके बाद एनलाइटनमेंट फिलोसफी भी आई। तो ठीक है, साइंस में तरक्की हो रही है, आर्ट्स में तरक्की हो रही है, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइंस में भी तरक्की होती है और डेवलपमेंट होती है। इस टाइम पे डिफरेंट फिलोसफर्स आना शुरू होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। उनको बहुत डिटेल में नहीं मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि लिबरल फिलोसफी क्या है। लिबरल फिलोसफी, अब ये देखें, ये जॉन लॉक हैं, ये ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनके सबके आइडियाज जब मैं आपको बताता जाऊंगा आप आज उनको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया में लिबरलिज्म का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। इनफैक्ट पूरी मॉडर्न दुनिया लिबरल ही है एक तरह से, अगर आप प्योर फिलोसॉफिकली देखते हैं, क्योंकि सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मोस्टली डेमोक्रेटिक हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, ह्यूमन राइट्स, ये सारा कुछ जो है ये लिबरल फिलोसफी से ही निकला हुआ है। और अब हम इन चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। अब ये जॉन लॉक हैं, इन्होंने वो फिलोसफी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को जवाबदेह होती है और एब्सोल्यूट मोनार्की की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लोगों के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट बनती है, लोग उनको पावर देते हैं गवर्नमेंट को अपने नेचुरल राइट्स थोड़े से दे के, तो लोगों के पास वो राइट रिटेन रहता है गवर्नमेंट बनाने का। और ये दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। फिर इन्होंने टॉलरेशन की भी बात की कि एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। इनका एक ऐसे है लेटर ऑन टॉलरेशन, उसमें रिलीजियस टॉलरेशन की बात कर रहे थे। तो इस टाइम पे ये सारे आइडियाज आ रहे थे, डेमोक्रेसी ऐसे ऐसे डेवलप हो रही थी। फिर ये मॉन्टेस्क्यू हैं, मॉन्टेस्क्यू वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, ही केम अप विद द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या चीज है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्प्लिट करके उसको गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे एब्सोल्यूट मोनार्कीज के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे थे, बादशाह के हाथ में सारी पावर्स होती थी, वो लॉज बनाते थे, वो ही इम्प्लीमेंट भी करते थे, वो ही डिवाइन उनके पास राइट होता था। तो ये ही केम अप विद द आइडिया कि गवर्नमेंट की पावर को स्प्लिट कर दिया जाए। आज हम देखते हैं दुनिया की हर गवर्नमेंट उसी मॉडल पे चल रही है। इनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। आप सेपरेशन ऑफ द पावर्स लिखिएगा तो आपको इनका नाम मिल जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि गवर्नमेंट को स्प्लिट करें। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट अलग होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच अलग है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलग है, फिर जुडिशियल ब्रांच अलग है। और ये कहते थे कि उनको आपस में आप चेक एंड बैलेंस करें, ताकि कोई भी जो गवर्नमेंट में है एक इदारा वो दूसरे पे हावी ना कर जाए और लोगों पे डोमिनेट ना करे। थिंकिंग ये थी कि एब्सोल्यूट मोनार्की की जो पावर्स हैं उसको स्प्लिट किया जाए, आपस में बैलेंस किया जाए। यूएस का आइन इस पे बना, इनकी फिलॉसफी को देख के, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और आज भी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो देखें ये किस तरह की थिंकिंग है। फिर इनको बाद में देखते हैं, ये आए रूसो हैं, ये भी फ्रेंच फिलोसोफर हैं, जॉन जॉक रूसो। ये इन्होंने फ्रीडम की बात की कि इंसान जो है वो फ्री पैदा हुआ है। आपने कोटेशन सुना होगा, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो वो इनका कोटेशन है कि इंसान जो है वो फ्री पैदा हुआ है। मकसद ये है कि लिबरल क्या चीज है। लिबरल वर्ड निकला है लिबर्टी से, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। तो इन सब के अंदर आपको एक थीम मिल रही है कि इंसान इज बॉर्न फ्री नेचुरली, और गवर्नमेंट अगर कोई होगी या कोई ना कोई जो रूल कर रहा होगा वो इंसान की लिबर्टी को इंक्रोच नहीं कर सकता। तो रूसो ने जो लिबर्टी की बहुत बात की, इन्होंने फ्रीडम की बात की इंसान की। दूसरी चीज इन्होंने बात की जनरल विल की, कि जो लोगों की राय है इकट्ठा मिलके उसको फॉलो करना होता है। मतलब डेमोक्रेसी की एक तरह की आप थ्योरी समझ सकते हैं। इनके आइडियाज को देख के फ्रेंच रेवोल्यूशन आया।
जॉन जॉक रूसो का बहुत बड़ा एक किरदार है फ्रेंच रेवोल्यूशन आने में, इनकी फिलोसफी का। और अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों जो है वो एनलाइटमेंट फिलोसफी की वजह से हैं। फिर ये वोल्टायर हैं, इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं होती थी बादशाहों के जमाने में। आप अगर कोई चर्च के खिलाफ बात करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ब्रूटली जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी एग्जांपल देखें, गैलीलियो गैलीलियो केम अप विद आइडिया कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। इनफैक्ट ये आइडिया कोपरनिकस के टाइम से आ रहा था। कोपरनिकस जो थे वो गैलीलियो से पहले थे, लेकिन गैलीलियो ने उस चीज को प्रॉपर प्रूव किया था। लेकिन चर्च की क्योंकि फिजिक्स एरिस्टोटल वाली थी, वो उस उल्टी चीज को फॉलो करते थे कि अर्थ के गिर्द सूरज घूमता है, क्योंकि वो ना एक अर्थ सेंट्रिक मॉडल था उनका यूनिवर्स का। उसके अंदर वो पूरी पूरी फिलोसफी भी और उनकी साइंस जो थी वो मर्ज हो रही थी, तो उनके लिए वो आइडिया बड़ा मुश्किल था डाइजेस्ट करना। इसलिए उन्होंने गैलीलियो को भी कैद किया और उसको फोर्स किया कि आप अपना ये आइडिया अनाउंस करें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा इशू था उस टाइम पे। ही केम अप विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इन्होंने बहुत बात की। वोल्टायर वोल्टायर की कोट है जिस जो कि हमारे सीएसएस 2020 में भी आया था। क्या कोटेशन है? आई डिसएग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। और ये वोल्टायर की कोट है जो कि 2020 के उसमें भी आई थी एसए में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो मैंने अटेम्प्ट भी किया था। फिर ये देखते हैं कि ये है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का जो है जर्मन फिलोसफर थे, जर्मन आइडियलिज्म एक फिलोसफी की फॉर्म होती है। और इमैनुअल कांट जो है ये भी लिबरल फिलोसफर थे। वैसे तो इनका काम एपिस्टेमोलॉजी और फिलोसफी के दूसरे एरियाज पे है, लेकिन इन्होंने भी जो है उसको आगे बढ़ाया लिबरल फिलोसफी को। उसको उस इनको जरा बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर ये देखें, ये हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ केम अप विद द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब बाकी जो हमने देखे हैं वो पॉलिटिक्स की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, इससे पहले जो इकोनॉमिक मॉडल होता था वो मर्केंटलिज्म था, वो बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी थी। ये जो है कैपिटलिज्म के, आप समझ सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। और इनकी थ्योरी थी कि जी फ्री मार्केट्स होनी चाहिए। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस जिसमें उन्होंने आइडिया दिया, ये भी बहुत रेवोल्यूशनरी थी। फिर स्टुअर्ट मिल, ये भी फ्री मार्केट इकोनॉमी और लाइसें फेयर इकोनॉमी के बहुत जो थे वो प्रमोटर थे। अब हमने ये सारी चीज देखने का मकसद क्या है कि हम लिबरल फिलोसफी को समझ रहे हैं और फिर हम उसको इंटरनेशनल लेवल्स रिलेशंस पे देखेंगे। अगर हम डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस पे चले जाएंगे तो आपको कुछ सेंस नहीं बनेगी कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये पहले आई डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा। लास्ट जो है ये स्टुअर्ट मिल है, ये और ये जो है ये इकोनॉमिक फ्री मार्केट्स की बात करते हैं। तो कैपिटलिज्म को प्रमोट करने में इनका एक किरदार है, इनफैक्ट उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में। उस पर हम बात करते हैं जी, जे स्टुअर्ट मिल। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन होगी कि ये किस किस्म की लिबरल फिलोसफी है। आगे आप देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। अब ये हमने फिलोसफर्स देखे, थोड़ा बहुत उनका काम देखा। 17th सेंचुरी में आए, 18th सेंचुरी में आए, स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी में थे। लिबरल फिलोसफी जो है, अब जरा गौर कीजिएगा, लिबरल फिलोसफी, द सेंट्रल आइडिया behind liberal philosophy revolves around the idea of liberty और फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी से वो आइडिया निकलता है और ये चीज हमें समझ आती है कि बादशाहत के कॉन्टेक्स्ट में लिबरल फिलोसफी आती थी, तो फ्रीडम वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर लिबरल्स। और लिबरलिज्म, जो फ्रीडम की आप फिलोसफी समझ सकते हैं, उसकी दो स्ट्रैंड्स हैं। जो लिबरलिज्म है ना, हम जिसको लिबरल फिलोसफी कहते हैं, वो कंप्लीटली दो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है और दो तरह से हुआ। ये एक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, दूसरी चीज है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पॉलिटिकल फ्रीडम के एंगल से कह सकते हैं आप उसे, और दूसरी इकोनॉमिक फ्रीडम के पर्सपेक्टिव में कह सकते हैं। तो ये कंप्लीटली दो डिफरेंट इसके जो है ना वो शाखें हैं। लेकिन जो आज के दौर में लिबरल्स होते हैं, या जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, प्रॉपर जो लिबरल होते हैं, वो दोनों को फॉलो करते हैं। जो यूएस है वो दोनों को फॉलो करता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी। तो लिबरल फिलोसफी दोनों एरियाज को कवर करती है। और इनफैक्ट वो एक इतफाक समझ सकते हैं आप कि इकोनॉमिक थ्योरी जो है लिबरलिज्म की, फ्री मार्केट्स वाली, इट फिट्स परफेक्टली
विद द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एज वेल, नॉट रियली परफेक्टली, लेकिन बैठती है। क्योंकि देखें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक थ्योरी है, उसका आजादी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आजादी जिस तरह हम सोचते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी तो एक साइंटिफिक चीज होती है, वो आजादी से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। लेकिन इट फिट्स फ्री मार्केट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया कि जी आजादी होनी चाहिए लोगों को करने की। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट, और वो इत्तेफाक ही आप उसे कह सकते हैं, एटलीस्ट दैट इज हाउ आई परसीव इट, कि ये फिलॉसफी जो है इकोनॉमिक वाली, वो पॉलिटिकल के साथ फिट हो जाती है, और ये ओवरऑल एक पैकेज बन जाता है लिबरल फिलॉसफी का। इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है, हमने देखा कि एडम स्मिथ ही केम अप विद दैट। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो है, वो हमने देखा कि बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने उसमें एक रोल प्ले किया। अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले एक आइडिया है लिबर्टी का पॉलिटिकल लिबरलिज्म में, कि आजादी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, इस बारे में सोचें, लेकिन अभी सिर्फ डोमेस्टिक आप स्केल पे सोचें, इंटरनेशनल को भूल जाएं। तो लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। किस चीज से फ्रीडम होनी चाहिए? गवर्नमेंट अब्यूज से, गवर्नमेंट पावर से। फिर नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल राइट्स क्या चीज है? जॉन लॉक केम अप विद दिस आइडिया कि हर इंसान की कोई नेचुरल राइट्स हैं जो उसको दे दिए गए हैं खुदा ने। क्या नेचुरल राइट्स हैं? फ्रीडम एक नेचुरल राइट है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक नेचुरल राइट है। तो नेचुरल राइट की जो थ्योरी है, इसी से ह्यूमन राइट्स की आगे थ्योरी निकली। ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, या किसी भी किस्म की जो ये अब ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये निकले हैं। जी। तो लिबर्टी जो है, लिबर्टी सबसे सेंट्रल आइडिया है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है लिबरलिज्म का, जो कि फ्रीडम है। इसके साथ लिंक्ड है आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या है? जॉन लॉक की थ्योरी थी कि हर इंसान जो है वो नेचुरली जो है उसको राइट्स मिले हुए हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई ये हक नहीं है कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स पामाल करे। लोग वो खुद राइट्स यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनकी लिबर्टी को इंक्रोच नहीं किया जा सकता। जैसे हमने जॉन रॉक रूसो की स्टेटमेंट देखी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ठीक है। फिर उन्होंने बात की कि कंसेंट ऑफ द गवर्नड होना चाहिए। जो लोग हैं जिन पे गवर्नमेंट बन रही है, उनकी मर्जी होनी चाहिए, ऊपर से कोई चीज इम्पोज नहीं होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट पे चेक होना चाहिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो मर्जी करती फिरे, जिस तरह मर्जी लोगों के राइट्स अब्यूज करे। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, और इस तरह गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अराउंड जो है वो मोस्टली लिबरल फिलोसफी और सोशल कॉन्टेक्स्ट में आई, कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। क्योंकि ये सारे मसले जो है ना, वो मिडीवल यूरोप में थे। ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ना सेपरेशन ऑफ पावर्स थी, ना गवर्नमेंट की पावर पे कोई चेक था। तो आप समझ सकते हैं, उसको रिवर्स कर देंगे तो लिबरल फिलोसफी वजूद में आती है। नो टू एब्सोल्यूटिज्म, के एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए उसके पास। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, हमने बात करी। तो इन सारी चीजों को आप इकट्ठा अपने जहन में रखें और एक पैकेज बनाने की कोशिश करें। ट्राई टू conceive all of them at the same time, कि what kind of world view does this come up with, कि किस किस्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और हम समझ सकते हैं कि आजकल के मॉडर्न गवर्नमेंट्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करती। कंसेंट कहते हैं मर्जी को, और कंसेंट ऑफ द गवर्न ये कि लोगों की मर्जी के बगैर आप उनको गवर्न नहीं कर सकते, जो कि आजकल डेमोक्रेसी में होता है कि आप वोट करते हैं, गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं, या कोई लॉ पास होता है तो लोगों की कह सकते हैं मर्जी से होता है। मतलब उस पर भी आर्ग्यू हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली तो कंसेंट है ना, कि जिस पे रूल किया जा रहा है उसकी मर्जी है। तो ये सारे आइडियाज थे जो 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में आए। मेन थीम इज फ्रीडम, और उस फ्रीडम से ही ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कैसे नेचुरली निकल जाती हैं। अब ये हमने देखा है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। एब्सोल्यूटिज्म होता है एब्सोल्यूट पावर, कि नो टू एब्सोल्यूटिज्म, किसी की एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, जो कि बादशाह की होती थी। एब्सोल्यूट पावर क्या होती है? कि जो मर्जी उसके दिल में आएगा, जिसको मरवा दे, जिसको जेल में डाल दे, जिसको निकाल दे, जो लॉ बना दे,
रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ पे चीज अगर आती है तो ठीक है। आजकल देखें हर मॉडर्न गवर्नमेंट ऐसी है, कानून होता है। इवन आप गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ कुछ किया है, आपका घर आके गिरा दिया गवर्नमेंट ने, आप जाके हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं होती थी। गवर्नमेंट पे कौन केस कर सकता था? आप फॉलो करें इस बात को कि बादशाह पे कोई केस कर सकता था? तो वो तो एक एब्सोल्यूटिज्म है, उसकी एब्सोल्यूट पावर है। दिस इज एब्सोल्यूटिज्म। ये हमने देखा है पॉलिटिकल लिबरलिज्म कि पॉलिटिकली जो है वो किस तरह से चीजों को उन्होंने डिफाइन किया कि गवर्नमेंट्स कैसी होनी चाहिए, और ये सब कुछ हुआ भी। यूएस में रेवोल्यूशन आया, ये सारे आइडियाज उसमें इंप्लीमेंट किए गए और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना। फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में भी ये करने की कोशिश की गई, लेकिन फ्रांस की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है क्योंकि फिर वो ज्यादा ऑर्डर आ नहीं सका, वहां पे केओस ही रहा। और उसके बाद नेपोलियन पावर में आ गए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये सारे आइडियाज जो हैं eventually they would seep into every culture, every country, और हर जगह पे अब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इसी तरह चलती है। ये थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। लेकिन एट द सेम टाइम एक और थ्योरी भी डेवलप हो रही थी विच इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और ये भी एक और कॉन्टेक्स्ट में आती है जिसको कहते हैं मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म बड़ी डिफरेंट चीज है, हम लोगों ने बल्कि इसमें पढ़ना भी है। आईआर में जब आगे जाएंगे उसकी डिटेल में देखेंगे जब पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम आएंगे। लेकिन मेन आइडिया ये डेवलप हुआ कि जी फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमी को मैनेज करने में, और लास्ट फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। लास्ट फेयर क्या होता है कि बिल्कुल अपने ओन पे जो है ना मार्केट की सप्लाई डिमांड के ऊपर मार्केट्स चलें। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए कि आप कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना करें, कुछ भी ना करें, कोई उस पर वो ना लगाएं आप टैरिफ्स वगैरह। मार्केट्स खुद अपना रेट और वो सब डिसाइड करेंगे। बस आप अपने अपने जहन में ये रखें, ये कैपिटलिज्म की थ्योरी है, ये फ्री मार्केट्स की थ्योरी है। तो ये दोनों चीजें बड़ी इकट्ठी फिट होती हैं, और ये इसीलिए कि आपको ये दोनों इकट्ठी मिलेंगी उन मुल्कों में जो लिबरल मुल्क हैं, जैसे कि यूएसए या ब्रिटेन, जो कि प्रॉपर इस फिलॉसफी को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। फ्रांस भी इसी में आता है। लेकिन यूएस जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को तो बहुत ही वैल्यू देता है, वो तो फिर एक एक्सट्रीम लेवल तक वहां जाते हैं ना। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये ओवरऑल फिलॉसफी थी। इट हैज अ लॉट टू डू विद लिबर्टी एंड फ्रीडम। इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी देखें लिबरलिज्म की, अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलोसफी बेस्ड ऑन लिबर्टी, कंसेंट ऑफ द गवर्नड एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स हमने बात कर ली है कि लिबर्टी पे बेस करता है, कंसेंट ऑफ द गवर्न कि जिन पे रूल किया जा रहा है उनकी मर्जी, और कानून के सामने सब बराबर। फिर स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी की क्या डेफिनेशन है या उसके बारे में क्या लिखा है कि लिबरल्स हैव टिपिकली मेंटेन्ड दैट ह्यूमंस आर नेचुरली इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम to order their actions as they think fit without asking leave or depending on the will of any other man। मतलब हर इंसान जो है, स्टार्टिंग पॉइंट ये कि हर इंसान नेचुरली फ्री है, कायनात ने उसको ऐसे ही बनाया है, और अगर उसके ऊपर कोई बंदिश लगाई जाती है तो उसको जस्टिफाई करना है। हमने फ्रीडम को जस्टिफाई नहीं करना, फ्रीडम तो नेचुरली एग्जिस्ट करिए। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड लॉ मस्ट बी जस्टिफाइड as they limit the liberty of citizens। Consequently, a central question of liberal political theory is whether political authority can be justified, and if so, how। ये पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन हमारे लिए इस तरह से रेलिवेंट है कि इंसान जो है वो एक नेचुरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम गवर्नमेंट बना रहे हैं तो हम उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसकी नेचुरल राइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई हमें करना पड़ेगा, ना कि हमें उनकी फ्रीडम को जस्टिफाई करने का। तो ये उनकी पॉलिटिकल थ्योरी है, और इससे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो डिफरेंट टाइम वो वजूद में आती है। आई होप थोड़ा सा आपको लिबरल फिलॉसफी डोमेस्टिक लेवल पे समझ आ गई होगी, और उसकी एक मॉरल डायमेंशन भी आपको नजर आ रही होगी, पीपल सेंट्रिक डायमेंशन भी आपको नजर आ रही होगी। अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल रिलेशंस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने अपने जहन में रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को बाद में जो है लिबरल थ्योरीज पे अप्लाई की गई। ठीक, अब जॉन बेलिस जो हैं, इनकी बुक में इन्होंने क्या लिखा है? Unlike realism, which regards the international as an anarchic realm, liberalism seeks to project
values of order, liberty, justice and toleration into international relations. जॉन बेलिस कहते हैं अपनी बुक में कि रियलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म बस अब आप समझें फ्री मार्केट्स, उसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, अभी बस आप अपने जहन में ये रखें, आज वो उतना ना उसका स्कोप नहीं है। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू द मेन टॉपिक। जॉन बेलिस कहते हैं कि इकोनॉमिक वाले बाद में करेंगे। जॉन बेलिस कहते हैं कि रियलिज्म दुनिया को देखता है, इंटरनेशनल सिस्टम को देखता है एज एन एनार्किक वे, जहां पे बिल्कुल एनार्की है, लेकिन लिबरलिज्म सीक्स टू प्रोजेक्ट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर, कि वो चाहता है लिबरलिज्म के ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, निजाम, कोई ऑर्डर कह सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ लिबर्टी, आजादी, जस्टिस जो है, अदल और टॉलरेशन जो है वो बर्दाश्त, इस किस्म की जो वैल्यूज हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, मेक सेंस, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज के ऊपर आप देखें उसने डोमेस्टिक थ्योरी अपनी बनाई थी लिबरलिज्म में, उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो बड़ी अच्छी फिट होती है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कॉन्सेप्ट इस तरह आएंगे। अगला वो क्या कहते हैं, स्कॉट बर्कल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में, लिबरल्स बिलीव दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी in which civil liberties are protected and market relations prevail can have an international analog in the form of a peaceful global order। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की एक थ्योरी थी जिसमें सिविल लिबर्टीज मतलब सिविल आम लोगों की फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्टेड थी, मार्केट्स फ्री थी या मार्केट रिलेशंस, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी एनालॉजी हमें मिल सकती है। फॉलो करें कि उनकी स्टार्ट डोमेस्टिक से होती है कि सिविल लिबर्टीज हो, मार्केट रिलेशंस फ्री हो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वैल्यू जो हमने बात की, और उसको एक ग्लोबल लेवल पे भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर। आगे वो क्या कहते हैं, द डोमेस्टिक फ्री मार्केट हैज इट्स काउंटर पार्ट इन द ओपन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी and parliamentary debate and accountability is reproduced in international fora such as United Nations। तो लिबरल्स बिलीव करते हैं कि जो डोमेस्टिकली जो एक स्टेट के लेवल पे फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट हैज इट्स एनालॉजी इन द ओपन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी फ्री मार्केट की तरह वर्क करे, फ्री ट्रेड हो, और जो डोमेस्टिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, दैट कैन बी रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटरनेशनल हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। तो ये आपने प्रिंसिपल अपने जहन में रखना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक लोकल जो डोमेस्टिकली एक थ्योरी आई थी उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह उसकी एनालॉजी बिल्ड कर रहे हैं। फिर इमैनुअल कांट, जिनको हमने उस वक्त थोड़ा सा देखा था, वो थे जिन्होंने डायरेक्टली कुछ ना कुछ इंटरनेशनल की बात की थी, वरना बाकी सारे डोमेस्टिक लेवल भी सोच रहे थे। इमैनुअल कांट ने कहा था, कांट हैड आर्ग्यूड that if the decision to use force were taken by people rather than by the prince, then the frequency of conflicts would be drastically reduced। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीसिस दे रहे हैं इमैनुअल कांट। इनका एक ऐसे था परपेचुअल पीस, उसमें इन्होंने लिखा कि देखिए, अगर जंग में जाने का डिसीजन जो है वो लोगों को दिया जाता या दिया जाए ना के बादशाह को, तो देयर वुड बी वेरी लेस वॉर्स। अच्छा, इससे पूरा एक अब थीसिस एग्जिस्ट करता है मॉडर्न दुनिया में, जिसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो जंगों पे नहीं जाती। ठीक है, तो ये ही केम अप विद दिस आइडिया, और ये बहुत से लोग बाद में अडॉप्ट भी करेंगे, वुडरो विल्सन समेत, कि डेमोक्रेसीज जंगे नहीं करती क्योंकि वो अकाउंटेबल होती हैं लोगों को। ये एक लिबरल फिलोसफी का आइडिया जो इमैनुअल कांट ने थोड़ा सा दिया। फिर इमैनुअल कांट ने एक और आइडिया उस टाइम पे दिया, A league of a special sort must be established। ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये 18th सेंचुरी में थे, 18th सेंचुरी में थे, और 18th और 19th के शुरू में, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद, लेकिन इस टाइम पे थे, ये काफी पहले के हैं। इन्होंने ये दो आइडियाज जो दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आज तक लिबरल्स इसको फॉलो करते रहते हैं। तो इन्होंने अपने एसए में कहा, परपेचुअल पीस में, अ लीग of a special sort must be established, one that we can call a league of peace,
लीग ऑफ पीस इन्होंने उसे कहा था, which will be distinguished from a treaty of peace because the later seeks merely to stop one war while the former seeks to end all wars forever. तो he came up with the idea कि यार एक ऐसी लीग होनी चाहिए, इंटरनेशनल लीग ऑफ पीस, जो कि ट्रीटी से डिफरेंट हो। ट्रीटी तो एक जंग खत्म करने के लिए होती है, लेकिन एक लीग हो प्रॉपर जो कि हर जंग खत्म करे, हर जंग में पीस मेंटेन करे। इसी से इंस्पायर होके इवेंचुअली वुडरो विल्सन जो है वो लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करेंगे। तो ये आइडियाज जो हैं इनसे आ रहे हैं, ये दो प्रॉपर आइडियाज इंटरनेशनल लेवल के, और वो आगे वुडरो विल्सन के जो है उसको अडॉप्ट करेंगे, और ये आज भी लिबरल्स इसको लेते हैं। वुडरो विल्सन के देखें, जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस मस्ट बी फॉर्म्ड फ्रेम टू प्रिजर्व द कमिंग पीस। अब आप देखेंगे कि डायरेक्टली जो है ये इधर से आइडिया दिया गया। अब आपको थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रही होगी कि किस तरह से डोमेस्टिक लेवल की जो फ्रीडम लिबर्टीज की बात थी वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। और अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाते हैं कि लिबरल फिलोसफी ट्रांसफॉर्म्ड एट द इंटरनेशनल लेवल की, जो लिबरल फिलोसफी डोमेस्टिक थी वो किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है, क्या आती है सही या नहीं आती। अब हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। सबसे पहले उनकी एक assumption है कि जो एक आइडिया हमें लिबरल फिलोसफी में मिलता है कि वॉर इज एन ईवल दैट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। ये एक हमें लेटेंट आइडिया उसमें मिलता है कि जंग एक ईवल है, जंग को रोकना बहुत जरूरी है, इट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। ये आइडिया लिबरल फिलोसफी की ट्रांसफॉर्मेशन में मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे कि जंग को खत्म किया जाए। फिर जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की बात थी, लिबर्टीज की बात थी, वो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि राइट्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की लिबर्टीज, ठीक है, स्टेट की लिबर्टीज, स्टेट जो लिबर्टीज और राइट्स ऑफ सिटीजन्स थे वो अब इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है आइडिया, लिबर्टी ऑफ स्टेट्स, लिबर्टी ऑफ राइट्स ऑफ स्टेट्स। और हम जो एक जस्टिस की बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, वो कुछ हमें इंटरनेशनल जस्टिस की फॉर्म में नजर आना शुरू हो गया है। फिर हम जो बात कर रहे थे कि लोगों की आपस में सबके नेचुरल राइट्स हैं, एक डेमोक्रेसी का सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम डोमेस्टिक लेवल पे होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन की फॉर्म में हम देखते हैं कि वो नजर आता है ये आइडिया ट्रांसफॉर्म होके। फिर जो मोरालिटी की हम लोकल बात कर रहे हैं, लोगों के नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, वो मोरालिटी भी इंटरनेशनल लेवल पे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि मोरालिटी भी एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, और it applies to the actions of states, right? Because complete liberal philosophy has a moral outlook because it was a people-centric philosophy when it came. फिर वो आइडिया हमने इसमें देखा कि डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर। अब वो चूंकि डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करते हैं कि लोगों का एक रूल होता है, लोग जो है कंसेंट ऑफ द गवर्न वाला जैसे एक आइडिया था, तो कंसेंट ऑफ द गवर्न के थ्रू ये एक आइडिया जन्म लेता है कि चूंकि लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जंग हो, क्योंकि उन्होंने लड़ना है, उन्होंने अपनी जानें देनी है, बादशाह तो इम्पोज कर सकता है जंग, तो डेमोक्रेसीज विल नॉट गो टू वॉर बिकॉज कंसेंट ऑफ द गवर्न एग्जिस्ट, और लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंग हो। फिर हमने जब बात की रूल ऑफ लॉ की एट द लोकल लेवल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे आइडिया को इनटू इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स। दिस coins the idea of rule based world order, और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया इस तरह से जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर हमें नजर आता है। फिर आलमी इदारे जो हैं वो वजूद में आते हैं, कैसे कि ये सारा कुछ इंश्योर करने के लिए इदारे होने चाहिए। लेकिन लोकली भी लोगों से हट के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इदारे होते हैं जो इन चीजों को इंश्योर करते हैं। इलेक्शन कमीशन है, वो इंश्योर करता है, इलेक्शन कमीशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि लोकली ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली हो, क्योंकि हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि ट्रांसफर ऑफ पावर कभी भी पीसफुली नहीं हुई। एक बादशाह मरता है, उसके बेटे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, जो ले लेता पावर वो दूसरों को मरवा देता है। तो इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि 5 साल एक की गवर्नमेंट हो, अगले को पावर जानी है, कुछ सिविल वॉर ना लगे, वो पावर बड़े पीसफुली अगले को ट्रांसफर हो जाए। एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो एक इदारा है। तो इदारे इस तरह की चीजों को इंश्योर करते हैं
कि ये चीजें हों। लोग नहीं करते, इदारे इंश्योर करते हैं, क्योंकि इदारे न्यूट्रल होते हैं। तो इंटरनेशनल इदारे भी होंगे जो इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए बनाए जाएंगे। फिर इंटरनेशनल फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट वजूद में आता है। इंटरनेशनल फ्रीडम जो है वो कई तरीके से उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो कि हमने डोमेस्टिक फ्रीडम का आइडिया देखा था, उसको हम इंटरनेशनल फ्रीडम की बात कर सकते हैं। उसमें फ्रीडम ऑफ द सीज आ सकता है, उसमें फ्रीडम फ्रॉम एग्रेशन हो सकता है, फ्रीडम फ्रॉम एनीथिंग हो सकता है। जो एक फ्रीडम का आइडिया ट्रांसफॉर्म होगा तो आपको खुद ही उसकी इंप्लीकेशंस भी नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्म होता है तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। तो वो फिलॉसफी आप देखें यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। फिर इंडिविजुअल राइट्स, नेचुरल राइट्स, वो सारी चीजें ह्यूमन राइट्स की एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि नेचुरल राइट्स का आइडिया तो एग्जिस्ट करता था डोमेस्टिकली, जॉन लॉक की फिलोसफी में मिलता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंटरनेशनल है। ऑल्दो इट अप्लाइज एट द ह्यूमन लेवल, लेकिन ये बना ही बड़े इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना है 1948 में, यूएन का चार्टर आया ह्यूमन राइट्स का, और सारे का सारा वो जेनोसाइड जो हुए हिटलर के टाइम पे उनके कॉन्टेक्स्ट में आया। तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरनेशनल है। तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है नेचुरल राइट्स की ट्रांसफॉर्मेशन से। फिर इनका एक आइडिया आ जाता है कि डिसआर्मामेंट हो पीस मेंटेन करने के लिए। ये एक ऑटोमेटिक एक इम्प्लीकेशन निकलती है इस सारी चीज से कि अगर हमने वॉर को खत्म करना है तो वेपन्स कम करने चाहिए, वेपन्स की क्वांटिटी कम करनी चाहिए, डिसआर्मामेंट होनी चाहिए। एक ये आइडिया ऑटोमेटिकली से जनरेट होता है। उसके साथ एक लिंक्ड आइडिया, अगर हमने वॉर्स इरेडिकेट करनी है, राइट्स ऑफ स्टेट्स मेंटेन करनी है, इंटरनेशनल फ्रीडम मेंटेन करनी है, ह्यूमन राइट्स मेंटेन करनी है, तो हमें एग्रेशन को भी रोकना पड़ेगा। एग्रेशन क्या है कि एक मुल्क दूसरे पे हमला करेगा, वो एग्रेशन है। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज आपस में लिंक्ड होती है। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपने एक लिबरल की तरह किस तरह सोचना है। फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जन्म लेता है इस सारी चीज से। कैसे? कि जैसे एक जनरल विल का कॉन्सेप्ट था कि कंसेंट ऑफ द गवर्नड होगा, लोग डिसाइड करेंगे कि उनकी हुकूमत कैसी होगी, डेमोक्रेसी होगी, लोगों की मर्जी होगी, लोगों का वोट होगा। वो डिटर्मिनेशन है, नेशनल डिटर्मिनेशन है, वो भी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो वो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट्स पे आ गया कि स्टेट्स की मर्जी है कि वो क्या करें अपने साथ, वहां के लोगों की मर्जी है कि वो अपना क्या वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम बनाए। फिर इंटरनेशनल लॉ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो भी एक एनलाइटनमेंट फिलोसफी का आउटकम है कि एक आइन होना चाहिए, एक लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए जो कि हर चीज के ऊपर हो, रूल ऑफ लॉ। उसी तरह इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रूल ऑफ लॉ एट द इंटरनेशनल लेवल भी हो। और फिर इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट भी इससे वजूद में आता है कि हम लोग अपने बारे में बस ना सोचें, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ना हो, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो। जो कॉपरेशन पे जब बात आ जाती है तो उसके साथ एक इंटरनेशनलिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है साथ ही, कि इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे सोचना चाहिए। उसी के साथ एकदम कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीलेटरलिज्म वर्सेस यूनिलैटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म क्या होती है कि मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं, मल्टीपल जो लोग हैं, वो आपस में मिलकर डिसीजन मेकिंग करें। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ जाहिर है ऑटोमेटिकली ये चीज लिंक में आ जाती है कि मल्टीपल स्टेट्स डिसीजन मेकिंग करें, जो कि राइट्स ऑफ स्टेट्स के साथ भी लिंक्ड है। और इदारों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, तो मल्टीलेटरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये लिबरल फिलोसफी हम देखते हैं कि इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे।